So good morning everyone and I welcome you all to सौरभ पांडे यूपीएससी यूट्यूब चैनल के अंदर। इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर सिविल सर्विस एग्जामिनेशन इस चैनल से ज़रूर से जुड़ें। तो आज के टॉपिक्स देख लेते हैं। पहला टॉपिक है द नेमिंग प्रोसेस ऑफ द साइक्लोन फैंगल। ठीक है, तो ये कैसे नेमिंग है वो डिस्कस करेंगे, बाकी डिफरेंट एस्पेक्ट है वो डिस्कस करेंगे। टंगस्टन जो माइनिंग है इस पर बहुत पॉसिबिलिटी है 2025 के प्रॉब्लम्स में प्रश्न पूछने की, और आगे प्रश्न भी आपसे पूछा जा सकता है। तो टंगस्टन माइनिंग लोकेशन भारत के अंदर एक ये टॉपिक है। और नेशनल सीड कांग्रेस कॉल फॉर मॉडर्नाइजेशन, तो सीड बिल के ऊपर कुछ पॉइंट्स डिस्कस करेंगे। टैक्स टेररिज्म क्या है उसके ओवरव्यू को देखेंगे। यूरेनियम एनरिचमेंट ओवरव्यू देखेंगे और कायुको करके है ये टॉपिक एक डिस्कस करेंगे, और जो मेंस का क्वेश्चन है दैट विल बी देयर। तो ये सारे के सारे आप टॉपिक्स देख सकते हो, दैट दीज आर द टॉपिक्स जो हम लोग एक एक करके डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो पहला टॉपिक देखोगे ज्योग्राफी का है, ज्योग्राफी का है, एग्रीकल्चर का है, इकोनॉमी का है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी का है, और ये आई थिंक जोग्राफी कल्चर से रिलेटेड है, काइको करके है। मेंस आज जैसे सैटरडे को मैं आप लोग को ऐसे का टॉपिक देता हूँ, और अपने ऐसे का जो आप इवेलुएशन आप करवा सकते हो। सेपरेट कोर्स चल रहा है ऐसे से रिलेटेड, और आज 50% ऑफ भी है। तो लगभग 7 ऐसे जो है अपलोड हो चुके हैं, जिसको सभी लोगों ने जो है अपना अपलोड भी किया है आंसर, और उनका इवेलुएशन भी हो चुका है। तो उसमें पीछे नहीं रहना है, 250 नंबर है, बहुत होता है, और इवेलुएशन मेरे द्वारा ही किया जा रहा है। तो आप देखोगे टाइम बाउंड मैनर में आपको ऐसे चेक आपको मिल जाता है। बिफोर द नेक्स्ट ऐसे आपको पुराना जो ऐसे है वो चेक हो जाता है। लगभग 50 ऐसे हैं, तो अगर आप 50 में से 25 भी लिख लेते हो दैट इज़ मोर देन सफिशिएंट। तो ये एक ध्यान में रखना है। कोई क्वेरी इस नंबर पर आपको मैसेज करना, अलग से टेलीग्राम चैनल है, लास्ट में देख लो। टॉपिक देख लो, वर्चुअल वर्ल्ड इज गेनिंग प्रोमिनेंस और फिजिकल वर्ल्ड नॉट विदाउट एनी कॉस्ट। ठीक है, बट नॉट विदाउट एनी कॉस्ट, है ना। तो ये थोड़ा सा सोच के आपको लिखना है, आप ज़रूर से लिखें। आज आपका महीने का लास्ट डे है, तो ये ऑफ़र आप बेनिफिट उठा लेना। 50% ऑफ है सारे कोर्सेस में, एक्सेप्ट करंट अफेयर्स है ना, क्योंकि करंट अफेयर्स में माइंड मैप्स पर काम कर रहा हूँ। तो और वो माइंड मैप्स का जो है अब आपको मिलना आज से ही शुरू हो जाएगा, जो करंट अफेयर प्लस पहले था और अभी। तो उसमें माइंड मैप्स जो प्रॉपर सारे के सारे, क्योंकि आप लोग की एक क्वेरी थी कि सर इतना सारा कंटेंट है कैसे एक साथ करेंगे, तो जो माइंड मैप्स जो मैं आपको शो करूंगा वो प्रहार बैच में शेयर होगा, और इससे पहले वाला जो करंट अफेयर का बैच है उसमें भी शेयर होगा। तो वो माइंड मैप्स बेसिस पे कंटेंट होगा, जिससे आप वीडियो लेक्चर देख के और उसी माइंड मैप को डाउनलोड करके अपना प्रिंट आउट ले लो, और वहीं साइड पे कोई पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है तो लिख लो, फटाफट रिवाइज हो जाएगा। तो एक पूरा का पूरा टॉपिक आपका एक पेज में हो जाएगा। तो ये बहुत मैटर करता है। तो इस पर मैं आई एम वर्किंग, बिकॉज बहुत ज़्यादा कंटेंट होगा तो आपके लिए भी मुश्किल होगा रिवीजन के लिए। तो जो करंट अफेयर के कोर्सेस हैं उसमें मात्र 20% रहेगा, मतलब 20% रहेगा, उसमें भी प्राइस ज़्यादा नहीं है। रेस्ट ऑफ द कोर्सेस में आज आपका 50% है, तो आप बहुत अच्छा अवेल कर सकते हो। जैसे एग्रीकल्चर ऑप्शनल है, आकलन प्लस है, जिसका आज से शुरू हो जाएगा, अपने आंसर इवेल्युएट करा सकते हो, वो लास्ट में हम लोग डिस्कस करेंगे। और यूपीएससी सीएससी प्रीलिम्स से रिलेटेड है, वो भी आप लोग देख लो। यूपीएससी सीएससी जो प्रीलिम्स है, जिसमें सेट 9 मैंने अपलोड कर दिया है, जिसमें प्रीलिम्स स्पेसिफिक एमसीक्यू बेस्ड जो टॉपिक्स हैं, करंट अफेयर्स पार्ट है, वो बहुत अच्छा दिया जाता है। तो आप उनको क्वेश्चंस को करते रहोगे तो बहुत हेल्प करेगा। लास्ट में सबके बारे में डिस्कस करूंगा मैं, तो ये जरूर से जरूर ध्यान में रखना है। 50% ऑफ इसको मिस नहीं करना है। शुरू करते हैं साइक्लोन फैंगल टू क्रॉस पुडुचेरी। इस पर और भी टॉपिक्स आएंगे। सबसे पहली जो चीज़ आ रही है वो आपकी आ रही है अबाउट द नेमिंग एस्पेक्ट, जो साइक्लोन उसकी नेमिंग क्या है। तो उससे पहले कुछ पॉइंट्स हम लोग देख लेते हैं, कुछ एस्पेक्ट जो है वो डिस्कस कर लेते हैं, दैट विल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड वेरियस एस्पेक्ट। ठीक है, तो उसको थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। कुछ कई चीज़ें हैं जो आपको साइक्लोन के कंटेक्स्ट में बहुत क्लैरिटी होनी चाहिए। अगर आपकी क्लैरिटी नहीं है तो दैट मतलब उससे आपको थोड़ा सा नुकसान हो सकता है। तो वो हमेशा से मैंने आपको कहा है कि वो क्लैरिटी आपकी बहुत अच्छी होनी चाहिए टॉपिक्स को लेके। देखो जब भी साइक्लोन से रिलेटेड कोई टॉपिक, अगर इफ़ यू टॉक अबाउट साइक्लोन एस्पेक्ट, तो साइक्लोन से रिलेटेड कुछ चीज़ें आपको हमेशा से पता होनी चाहिए। ठीक है, फिक्स टॉपिक्स हैं जो आपको आइडिया होना चाहिए। जैसे पहले तो आपको देखो साइक्लोन का जो फॉर्मेशन है उसका मैकेनिज्म आपको आइडिया होना चाहिए। अब देखो सारा टॉपिक तो मैं नहीं अभी पढ़ा रहा, लेकिन हाँ कुछ आइडियाज़ आप, ये सब हम लोगों ने एक एक करके कवर किए हुए हैं। एक तो देखो जो साइक्लोन होते हैं, साइक्लोन के फॉर्मेशन के ऊपर आपका जो है आइडिया होना चाहिए। और ये साइक्लोन का फॉर्मेशन 2 पार्ट्स में आपको आइडिया होना चाहिए। एक तो जो ट्रॉपिकल साइक्लोन्स होते हैं, ठीक है, जो ट्रॉपिकल साइक्लोन्स आपके होते हैं, और दूसरा जो साइक्लोन्स आपके होते हैं वो टेम्परेट साइक्लोन्स होते हैं। ठीक है, तो एक तरफ आपका ट्रॉपिकल साइक्लोन है और दूसरी तरफ आपका टेम्परेट साइक्लोन है। तो थोड़ा ब्रीफ में मैं आपको बता देता हूँ। जो ट्रॉपिकल साइक्लोन्स और जो ट्रॉपिकल कंडीशंस में आपके बनते हैं, जिनमें बनने के लिए लगभग 27 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर और मॉइस्चर की कंटिन्यूस सप्लाई की ज़रूरत पड़ती है।
ये मॉइस्चर की कंटिन्यूस सप्लाई होती है। टेम्परेट साइक्लोन में अगर आप देखोगे तो फ्रंट का फॉर्मेशन होता है जिसमें 2 एयर मासेस मिलते हैं और फिर साइक्लोन्स जो हैं वो आपके बनते हैं। अभी बहुत डिटेल में हम लोग नहीं जा रहे, बट ये पॉइंट्स आपको ध्यान में रखना है। दूसरा आपको याद रखना है कि जैसे आपका जो साइक्लोन्स बन रहे हैं, ठीक है, तो जैसे ये अरेबियन सी रीजन है और ये बे ऑफ बंगाल रीजन है, ये बे ऑफ बंगाल रीजन है। तो एक पॉइंट ये याद रखना है कि अरेबियन सी रीजन में क्यों जो साइक्लोन फॉर्मेशन की फ्रीक्वेंसी है वो बढ़ रही है, तो इसमें ग्लोबल वार्मिंग एक बड़ा फैक्टर आपका बन जाता है। और भी हमने बहुत सारी चीज़ें डिस्कस कर रखी हैं। इस बार भी मेंस में एक प्रश्न आया था और उसका आंसर भी मैंने आपको बता रखा था, जिस पर, क्योंकि ज्योग्राफी के जितने भी डायनेमिक टॉपिक्स हैं वो न्यूज़पेपर के बेस पर ही होते हैं। दूसरा, बे ऑफ बंगाल रीजन की बात करो तो इसमें 2 सीजन्स आपके होते हैं, सीजन 1 और सीजन 2। सेकेंड सीजन अभी जो चल रहा है। जनरली जो अभी जो सीजन्स साइक्लोन्स जो अभी कंडीशंस हैं देखोगे तो यहाँ 2 सीजन्स है। एक तो जो पहला सीजन मई जून ये टाइम जो होता है वहाँ पे साइक्लोन्स बे ऑफ बंगाल रीजन पे ही बनते हैं, लेकिन सीजन 2 जो इस समय है वहाँ पे साइक्लोन पैसिफिक ओशन में बनते हैं और हवा के माध्यम से वो साइक्लोन्स आपके ट्रांसफर होते हैं बे ऑफ बंगाल रीजन में। दूसरा, जैसे रिट्रीटिंग मानसून है तो वो भी एक फैसिलिटेट करता है, विंड्स जनरेशन होता है, तो जो भी साइक्लोनिक कंडीशंस बनेंगी वो फिर तमिलनाडु और इस आंध्र प्रदेश इन रीजन पे आपका साइक्लोन्स जो है वो आपके हिट करते हैं। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट्स आपको बिल्कुल याद रखना है। आज जो हम लोग नेमिंग के कंटेक्स्ट में चीज़ें डिस्कस करेंगे, हो सकता है 1-2-3 दिन के अंदर और भी प्रोसेस अगर डिटेल्ड में आएगा तो वो मैं आपसे एक एक करके डिस्कस करूंगा। दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड कि जो साइक्लोन है उसको हम किस तरीके से देखते हैं। जैसे इस बार ट्विस्टर के बारे में प्रश्न पूछा था जो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था। ट्विस्टर बेसिकली जैसे टॉर्नेडोज का फॉर्मेशन, इफ यू रिमेंबर, हमने डिस्कस किया था। क्यों डिस्कस किया था? न्यूज़पेपर में आया था। न्यूज़पेपर को बहुत सीरियसली लेना है, न्यूज़पेपर बेस्ड करंट अफेयर्स को बहुत सीरियसली लेना है अगर आप तैयारी कर रहे हो। सीरियसली, ये बहुत सीरियस लेके, और अगर आप चाह रहे हो, अगर आप नए हो तो आपको आइडिया नहीं है तो जस्ट गो थ्रू। मैंने आपको स्क्रीनशॉट शेयर कर रखे हैं, मेंस के शेयर किए हैं, प्रीलिम्स के शेयर किए हैं। बहुत अधिक प्रश्न आपके जो डायनेमिक टॉपिक्स हैं वो न्यूज़पेपर बेस्ड में आते हैं। आपको इधर उधर बहुत मल्टीपल सोर्सेस नहीं, अगर आप एक न्यूज़पेपर को अपना अच्छे से फॉलो करते हो दैट इज़ मोर देन सफिशिएंट, और आपको कोई सोर्स को फॉलो करने का जरूरत नहीं पड़ेगा। ये बहुत ज़रूरी है। और दूसरा एस्पेक्ट, अपना स्टैटिक स्ट्रॉन्ग जो है वो आपको रखना है। स्टार्टिंग में कुछ किताबें एनसीईआरटीज़ हैं उनको आप अच्छा कर लो, और साथ में आपको न्यूज़पेपर बेस्ड करंट अफेयर्स पे फोकस करो। 2 इयर्स को आपको कवर करना है। नहीं किया है तो प्रहार बैच लॉन्च्ड है, उसके वीडियोस देखो, माइंड मैप्स अभी मैं आपको शो करूँगा, वो प्रहार बैच में ही दिए जाएंगे। तो उस टाइप से आप उनको करो, बट उसको मिस मत करो। मैं क्यों लास्ट में कुछ नहीं हो पाएगा, तो ये ध्यान में रखना है। अब यहाँ पे देखते हैं, ये जो बातें हैं ये तो है ही। अब इसके बाद लेट्स डिस्कस सर्टेन थिंग्स जो हमें थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए इसमें। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे साइक्लोन के प्रोसेस के नेमिंग का प्रोसेस है, तो नेमिंग के प्रोसेस की अगर बात करोगे, देखो नेमिंग क्यों ज़रूरत है। जैसे अगर कोई इंसान है, अगर मैं बोलूँ कि इंसान कहाँ जा रहे हो तो उसको क्या आइडिया लगेगा? ठीक है, तो नेमिंग का मतलब क्या हुआ कि नेमिंग मतलब स्पेसिफिकली आप कह रहे हो कि देखो इंसान की जगह आप यू हैव आइडेंटिफाइड, है ना, आपने कुछ एक नाम लिया तो उससे वो इंडिविजुअल आइडेंटिफाई करेगा। अरे ये अरे सुनो अभिषेक कहाँ जा रहे हो? ठीक है, तो वो अभिषेक से पता चल रहा है यू आर टॉकिंग अबाउट पर्टिकुलर इंडिविजुअल। इसलिए साइक्लोन्स बहुत बनते हैं, बट उनकी नेमिंग से हम उस साइक्लोन को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अब नेमिंग करने के लिए कई तरीके होते हैं। जैसे अगर देखोगे तो कई तरीके हैं, तरीके इन द सेंस कि जैसे मान लो इंडियन ओशन रीजन है, पैसिफिक ओशन रीजन है, अटलांटिक ओशन रीजन है, यहाँ के जो मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट्स आपके हैं ग्रुपिंग टाइप बने हैं, और जो आपका वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन उसकी सर्टेन गाइडलाइंस हैं, उन गाइडलाइंस के बेसिस पे नाम सबमिट होते हैं, रोटेशन बेसिस में नेमिंग होती है, कुछ कंडीशन स्पेसिफिक उसमें रहता है। अभी हम लोग जो डिस्कस कर रहे हैं वो जो इंडियन ओशन रीजन की बात हो रही है वहाँ पे। तो यहाँ पे देखो पहली चीज़ क्या हाईलाइट, फर्स्ट एस्पेक्ट क्या हाईलाइट किया गया है, दैट इज़ फर्स्ट एस्पेक्ट जो इसमें कहा गया है कि जो नेमिंग है साइक्लोन की नॉर्थ इंडियन ओशन में, वो भी आपका वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा मैनेज किया जाता है इन कोलैबोरेशन विद इकोनॉमिक एंड सोशल कमीशन फॉर एशिया एंड पैसिफिक पैनल ऑन द ट्रॉपिकल साइक्लोन। इनके द्वारा ये मैनेज किया जाता है। 2000 के अंदर जो पैनल का 27वां सेशन हुआ था मस्कट के अंदर ओमान में, तो उसमें डिसीजन लिया गया था कि वो जो नाम है असाइन करेंगे ट्रॉपिकल साइक्लोन ओवर द बे ऑफ बंगाल एंड अरेबियन सी। ये चीज़ डिसाइड की गई थी कि ये मतलब इस टाइप से 2000
इंसिडेंट के बाद से जो पैनल जो बना था 27वां सेशन जो हुआ था मस्कट के अंदर ओमान में, उसमें कहा गया था कि हम ऐसा अरेबियन सी और जो बे ऑफ बंगाल साइक्लोन की नेमिंग करेंगे। और ये एम क्या था, जिससे कि जो लोगों को अवेयरनेस बढ़ाया जा सके, और अगर मान लो कोई बड़ा साइक्लोन आया, उससे डिवास्टेशन हुआ है, उसमें कुछ कदम उठाया, तो हमने आज से आइडिया रहेगा कि ये साइक्लोन आया था, कैसे आया था, क्या इसने इंपैक्ट दिया था, हमने क्या कदम उठाया था, वो आइडेंटिफाई कर सकते हो, क्योंकि उसका एक हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट आपका डेवलप हो जाएगा। इनिशियल जो बैच नेम किया गया था, जिन्होंने नाम कंट्रीब्यूट किया था अलॉन्ग द इंडियन ओशन रीजन, जिसमें 8 देश थे, और उसके बाद 5 और देशों का पैनल के अंदर ऐड किया गया। और ये रोटेशन बेसिस में होता है, जैसे रोटेशन लिस्ट ऑफ द नेम्स, जिसमें अलग अलग देशों के कंट्रीब्यूशन, जैसे नॉर्थ इंडियन ओशन की बात करें, इंडिया, श्रीलंका, बांग्लादेश, म्यांमार, सऊदी अरेबिया, और ये देश जो है अपने और दूसरे जो देश हैं मिलकर नाम सबमिट करते हैं, और रोटेशन बेसिस में उनके नाम को सेलेक्ट किया जाता है। आप चाहो तो नाम देख सकते हो कि कौन कौन से नाम सबमिट हुए हैं, ऑलरेडी जो लिस्ट है विकीपीडिया में देख सकते हो कि अगला साइक्लोन क्या होगा। अगर कोई बड़ा साइक्लोन आता है तो वो नाम को रिटायर कर दिया जाता है, और अगर सपोज करो कि वो साइक्लोन आया पता ही नहीं चला, तो फिर वो दोबारा से रीयूज किया जाता है, उसके सर्टेन कंडीशंस होते हैं। तो ये एक चीज़ थोड़ा सा आपको आइडिया जो है वो होना चाहिए, ठीक है। तो जैसे अभी जैसे जो साइक्लोन्स अगर हम अभी डिस्कस कर रहे हैं, तो वो इस रीजन पे हुआ है, ठीक है। ये साइक्लोन, इफ यू कैन सी द साइक्लोन, तो ये आपका बे ऑफ बंगाल रीजन है। अब देखो, ये हमेशा से याद रखना कि बहुत सारे ऐसे इवेंट्स होते हैं जो कि साइक्लोन की फ्रीक्वेंसी और फॉर्मेशन को अफेक्ट करते हैं। बहुत डिटेल में तो नहीं जाएंगे, लेकिन इस चीज़ को हमेशा से याद रखना, जिसमें कई फैक्टर्स आ जाते हैं, जिसमें जेट स्ट्रीम में बदलाव जो हो रहा है वो भी एक बड़ा फैक्टर्स बनता है, ठीक है। और कई इवेंट्स होते हैं, एल नीनो जैसे इवेंट्स जो हैं वो, लानीना जैसे इवेंट्स जैसे वो, ये सब भी साइक्लोनिक कंडीशंस को डिसाइड और डिटरमाइन आपके करते हैं। जो कंडीशंस ये जो बनती हैं उनकी अगर बात की जाए, इस पर सेपरेट इश्यूज हमने ऑलरेडी डिस्कस कर रखे हैं। इस बार भी मेंस में एक स्पेसिफिक प्रश्न था जिसका मैंने आंसर बताया था, अभी मुझे याद नहीं आ रहा है, लेकिन ये थोड़ा सा याद रखना है कि इन सारे टॉपिक्स को आपको कवर करते रहना है, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान रखना। नेक्स्ट चीज़ है कि फैंगल नाम क्यों रखा गया है। तो यहाँ पे जो जो नेमिंग इस बार दी गई है वो सऊदी अरेबिया ने दी है, ठीक है। अगर आप देख सकते हो कि जो नेमिंग आपकी दी गई है, सऊदी अरेबिया रिस्पॉन्सिबल था नेमिंग के लिए फैंगल, और ये अरेबिक भाषा से लिया गया है। और वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो जो नेमिंग कन्वेंशन है, इसमें हर देश जो पैनल का है वो अपने नाम को सबमिट कर सकता है, और लिस्ट में जो भी अपने नाम है वो देते हैं, और फिर उसको नेमिंग आपकी दी जाती है रोटेशन बेसिस पे। अगर एक बार नाम यूज़ किया जाता है तो उसको फिर रिटायर किया जाता है, उसको दोबारा से रीयूज़ नहीं किया जा सकता, जैसे मैंने आपको बताया है। जो नेम है वो जो है चूज़ किया जाता है टू बी ओरिजिनल एंड डिस्टिंक्ट। कोई भी ऐसा ओवरलैप नहीं होना चाहिए विद साइक्लोनिन, मतलब पहले कोई नाम है तो उसी दूसरा वैसा ही नाम नहीं यूज हो सकता है। यूज्ड बाय या फिर दूसरे जो रीजनल स्पेशलाइज्ड मेट्रोलॉजिकल सेंटर्स हैं उनके द्वारा यूज़ नहीं होना चाहिए, ये भी आपका देखना चाहिए। इवन है ना, तो मतलब रोटेशन जो भी नाम है वो आपका परफेक्ट होना चाहिए, इन द सेंस ऐसा रीयूज़ ना होना चाहिए। अब देखो, ये जो आप माइंड मैप देख रहे हो, तो जो लोग भी प्रहार बैच का हिस्सा हैं, ऐसे में कंटेंट बना के अभी नवंबर का मैंने बना लिया है, पूरे नवंबर के कंटेंट जो है वो मैंने बना लिया है। अब ऐसे ही माइंड मैप एक एक पेज का आपको मिलेगा, साथ में सब्जेक्ट वाइज कंपाइलेशन मैं भी कर रहा हूँ, और सब्जेक्ट वाइज ये माइंड मैप्स भी कंपाइल हो रहे हैं। कंपाइल करके और वीडियो को कंपाइल करके आपको प्रहार बैच में मिलेगा, इन एडिशन टू योजना कुरुक्षेत्र जो योजना है और दूसरे जो सोर्सेस प्रहार बैच में है वो आपको मिलते रहेंगे, प्लस पुराना जो करंट अफेयर बैच चल रहा था उसमें भी सारी चीज़ें अवेलेबल रहेंगी। तो इसमें फ़ायदा आपका क्या है कि ये जो माइंड मैप है, अगर आपने वीडियो देखा और साइड में मान लो कुछ चीज़ नहीं, मतलब ये तो फटाफट रिवाइज वाले पॉइंट्स हैं, तो उस पर साइड में आप पॉइंट्स लिख सकते हो, क्योंकि है ना, क्योंकि जो मुझे फीडबैक मिला है उसके बाद ही मैंने ये कदम उठाया है। उसमें यही चीज़ कही गई कि सर कंटेंट ज़्यादा हो रहा है। अब मैं देखो, एक जो हमेशा से एक चीज़ फॉलो करता हूँ और हर चीज़ हमेशा से आप लोग को ये बात भी हाईलाइट करता हूँ कि शॉर्टकट की तरफ हम नहीं जा सकते। आप देखोगे कि एक ट्रेंड बना रहता है कि टॉप 100 टॉपिक्स, टॉप 50 टॉपिक्स, ये चीज़ें चलती हैं। इस पर टॉप और डाउन वाली बात ही नहीं है। आप या कोई भी टीचर अगर अपने हिसाब से किसी टॉप डाउन टॉपिक को ऐसा मानते हैं, यूपीएससी की बात की जा रही है और स्टेट एग्जाम में तो ठीक है, तो वो हो सकता है आप जिसको टॉप मान रहे हो वो इतना पूछा ही ना जाओ, जिसको आप इग्नोर कर रहे हो वहाँ से प्रश्न आ जाए। तो यहाँ पे हमें एक सोर्स अगर हम फॉलो करते हैं तो हमें उसे अच्छे से करना है, ये एक रूल हमें हमेशा से फॉलो करना है अगर यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं। और उसमें एक सोर्स बहुत मैटर करता है जो कि न्यूज़पेपर बेस्ड करंट अफेयर्स है, जो कि बहुत आज के टाइम अगर किसी कंपाइलेशन पर आप निर्भर करते हो तो कंपाइलेशन जो भी मार्केट में अवेलेबल है, मैं आपको फिर कहता हूँ कि आप जाके कंपाइलेशन जो है वो मार्केट का देख लो। उसके अलावा आप पेपर देख लो, दोनों चीज़ें अब हैं, जैसे 24 के प्रीलिम्स का देख लो और 24 में जो भी ये मल्टीपल कंपाइलेशंस है उसको आप देख लो। देखोगे ज़्यादा प्रश्न आपको मिलेंगे नहीं, मैंने आपको शेयर किया हुआ आप देख लो। न्यूज़पेपर बेस्ड जो कंटेंट हम लोग डिस्कस करते हैं, आउट ऑफ 100 पे 50 क्वेश्चंस के आसपास मैंने स्क्रीनशॉट आपको शेयर किया हुआ है। बहुत बड़ा नंबर होता है,
ये बड़े बड़े संस्थान भी आप चेक कर लोगे ना तो 10 क्वेश्चन भी टच नहीं करते हैं, 50 तो बड़ी बात है। ठीक है, तो मार्केटिंग का खेल है, लेकिन ठीक है। तो ये चीज़ थोड़ा सा ध्यान रखना है आपको, ये चीज़ ध्यान में रखना। ये इस जो स्टेप है इसका भी आपको फ़ायदा उठाना है। ये नॉर्मल पीडीएफ में अवेलेबल आपको नहीं मिलेगा, ये प्रहार बैच में जो है उन्हीं को दिया जाएगा। ये सिंपल सी बात है, क्योंकि इसमें काफ़ी सारी चीज़ें लॉजिस्टिक्स लगती हैं, और इसे जो बच्चे प्रहार बैच ज्वाइन किए उनके लिए कंटिन्यू रखना है। नेक्स्ट देखते हैं टंगस्टन माइनिंग के कंटेक्स्ट में देख लेते हैं। टंगस्टन माइनिंग लोकेशन इन इंडिया, ये एक है, इस पर पहले भी हमने एक चर्चा की है। प्रश्न बन जाता है, कोई देखो कोई इशू चलता है, आप देखोगे रिसेंट ट्रेंड के ऊपर, जैसे मैं आपको बताता हूँ, ये यूपीएससी के नेचर को अगर आप समझ लोगे ना तो वो बहुत इंपॉर्टेंट। हम लोगों को भी समझने में 8-9 साल लग गए, मतलब पढ़ाने के प्रोसेस में, बाकी तैयारी का प्रोसेस भी था, तो बहुत टाइम लग गया। और उसमें जो एक अंडरस्टैंडिंग बनी है वो कैसे है, वो मैं आपको बताता हूँ विद एग्जांपल। जैसे इस बार एक प्रश्न आया था सुप्रीम कोर्ट, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के बेसिस पे, उसमें इंटरकास्ट मैरिज, इंटर रिलीजियस मैरिज पे प्रश्न था। आप मानोगे नहीं, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने जो स्टेटमेंट बोला था उसमें उन्होंने क्वेश्चन बना दिया। अगर कोई क्वेश्चन उसको पढ़ता है तो उसको लगेगा ये नॉर्मल क्वेश्चन है, और वो वैसे अपने हिसाब से बना बुनू के लिख देगा, बट उसमें एवरेज नंबर मिलेंगे। अगर आपने 2 साल के कंटेंट को कवर किया तो आप उस टॉपिक को समझोगे कि यार ये टॉपिक है और ये टॉपिक सोसाइटी से रिलेटेड है, इसलिए मुझे इसको कवर करना है। इसके लिए ये भी जरूरी है कि आपका जो स्टैटिक पार्ट है, जो एनसीईआरटी है सोसाइटी का, वो आपको कवर होना चाहिए, जो कि मैं सोसाइटी के जो सेपरेट एक कोर्स है उसमें भी कवर कर रहा हूँ। नोट्स मैंने डाल दिए, वीडियो बचे हुए हैं, वो मैं कवर करूँगा। तो यहाँ पे देखो, इसी तरीके से जब आप देखोगे कि एक डिबेट चल रही है, तमिलनाडु कह रहा है कि देखो टंगस्टन माइनिंग आप मत करो, एनवायरनमेंट और ये सब अफेक्ट होगा, तो यूपीएससी ये नहीं पूछने वाली कि यार जो है ऐसा क्यों हो रहा है, ये सब चीज़ें हैं। यहाँ पे एक चीज़ और भी है कि सेंटर स्टेट रिलेशन पर जब आप चर्चा करते हैं एनवायरमेंटल कंसर्न के कंटेक्स्ट में या एनवायरमेंटल प्रायोरिटी के कंटेक्स्ट में, तो आप कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की बात करते हो, कॉम्पिटेटिव फेडरलिज्म की बात करते हो, वहाँ पे एक एग्जांपल आप कोट कर सकते हो। दूसरी चीज़ ये है कि जो टंगस्टन है, अब आपसे ये भी पूछा जा सकता है जनरली टंगस्टन का डिस्ट्रीब्यूशन बताओ, तो तमिलनाडु में आपको याद रखना है, तमिलनाडु में टंगस्टन आपका अच्छा खासा है। सो टंगस्टन वैल्यूएबल मिनरल्स है, बहुत सारी डिफरेंट इंडस्ट्रीज में है। ये भी प्रश्न बन सकता है कहाँ कहाँ टंगस्टन यूज़ होता है, इलेक्ट्रॉनिक्स, एयरस्पेस, डिफेंस, या सब में होता है। और यहाँ पे तमिलनाडु में मेनली अरीटापट्टी, नायकर पट्टी और मदुरई। ठीक है, आपसे पूछा जा सकता है 3 जगह न्यूज़ में थी, क्यों थी, और किस मिनरल्स के लिए जानी जाती है, ये सब पूछा जाता है। इनका ट्रेंड है इस टाइप से, बिल्कुल प्रश्न आपके लिए बन सकता है, तो तैयार रहना। बाकी ये रिसेंट है, वो देख लेना। नेक्स्ट देखते हैं साइंटिस्ट इंडस्ट्री डिमांड्स पैसेज ऑफ न्यू सीड बिल, चेंजेस इन पॉलिसी। ये एक टॉपिक आपका बन जाता है। अब यहाँ पे देखो, ये एक टॉपिक का एक एजेंडा सेट हो गया कि यार ये टॉपिक है, अब धीरे धीरे ग्रो करेगा। कई टॉपिक्स आप देखो, जैसे प्लास्टिक ट्रीटी पे एक छोटा सा फ्रंट पेज पे है, मैंने पहले भी डिस्कस किया हुआ प्लास्टिक ट्रीटी के कंटेक्स्ट में। या भारत ने अभी एक बायोडाइवर्सिटी बियॉन्ड जो जुरिडिक्शन वो ट्रीटी साइन की, उस पर भी हमने चर्चा की है, बहुत डिटेल में मैंने आपको पढ़ा रखा है। उसमें बिल्कुल हाई पॉसिबिलिटी प्रीलिम्स का प्रश्न आएगा या मेंस का प्रश्न अगले साल आएगा, या उससे इधर उधर के टॉपिक से वो लोग प्रश्न बना सकते हैं। तो यहाँ पे क्या है कि वी आर डिस्कसिंग अबाउट द सीड। अब देखो, एग्रीकल्चर एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। अगर आप एग्रीकल्चर की बात करोगे तो व्हेन यू टॉक अबाउट द एग्रीकल्चर में सीड का एक महत्वपूर्ण रोल है। बीज से ही पौधे बनेंगे, फिर उससे आपका प्रोडक्शन होगा। अब जैसे सॉइल में बदलाव हो रहा है, मार्केट में बदलाव हो रहा है, और एटमॉस्फेरिक कंडीशंस में बदलाव हो रहा है ना, टेम्परेचर बदल रहा है, पानी नहीं मिल रहा है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं। ऐसे कंटेक्स्ट में आपको सीड में बदलाव चाहिए होगा। सीड बहुत सारे कीड़ों से, बहुत सारे फैक्टर से अफेक्ट हो सकता है, तो उसके रेगुलेशन को बहुत मैटर करना है, रेगुलेटरी मेजर्स लेना जरूरी है। सीड की अवेलेबिलिटी प्रोवाइड करना, क्वालिटी सीड। कई सारी दूसरी चीज़ भी है कि जैसे, एक ध्यान से सुनना इस बात को, कि कई कंपनीज जैसे मोनसेंटो करके कंपनी है, अब वो क्या करती है सीड में, जैसे किसानों को प्रेरित कर दें कि, मतलब जनरली क्या होता है, जैसे आप गांव देहाती इलाकों में देखोगे कि जो सीड है, जब आप सीड डालते हो, मान लो आपने बीज लिया, खेत में डाला, आपने धान उगाया, धान उग गया। अब उस धान में को जो भी मान लो 100 किलो होगा, तो उसमें से आप देखोगे 80 किलो आपने रख लिया, 20 किलो बीज के रूप में ले लोगे, जो कि अगले साल यूज़ कर लोगे। तो उसी में से जो प्रोडक्शन, उसी से बीज निकाल लेते हो। अब देखो, जो कंपनीज है वो क्या करती हैं, जो सीड बेचने वाली कंपनीज है, वो क्या करती है, उसमें वो टर्मिनेटर जीन का इस्तेमाल करती हैं। इसमें क्या है कि जो भी प्रोडक्शन आप करोगे, उसमें से दोबारा से आप सीड के रूप में से यूज़ नहीं कर सकते हो, मतलब दोबारा से आपको सीड खरीदना ही पड़ेगा उस कंपनी से। अब इससे क्या होता है कि बहुत सारी डाइवर्सिटी, जेनेटिक डाइवर्सिटी भी आपकी अफेक्ट बहुत ज़्यादा आपकी होती है।
तो सीड बिल लेकर आना जरूरी इसलिए है, पहले 2004 की बात की गई थी और भी पहले कुछ बिल्स थे, एक्ट थे, कुछ रूल्स रेगुलेशंस थे जो आगे देखेंगे हम लोग। तो यहाँ पे कहा गया कि एक बिल हमें लाना चाहिए जिससे कि जो सीड इंडस्ट्री उसको रेगुलेट किया जाए। अगर आपने सीड इंडस्ट्री को सही से रेगुलेट नहीं किया, चाहे सब्सिडी की बात हो, क्वालिटी सीड की बात हो, सीड का डिस्ट्रीब्यूशन हो, बहुत सारी ऐसी चीज़, अगर आपने उसको नहीं किया तो फाइनली क्या होगा? उससे सिंपल सी बात जो होना है वो यही होना है कि फिर जो सीड है वो उसकी अवेलेबिलिटी विल ऑल्सो बी अफेक्टेड, और इससे जो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन विल ऑल्सो बी अफेक्टेड। ठीक है, तो ये कंटेक्स्ट आपको याद रखना है। अब यहाँ पे नेशनल सीड कांग्रेस जो हुई थी, मतलब ये इसकी जो पूरी मीटिंग वूटिंग हुई थी, तो उसमें कुछ बातें जो है इन्होंने थोड़ा सा सामने रखा है। जैसे जो एक्सपर्ट्स हैं उन्होंने कहा है सेंटर को कि जो है एक सीड बिल 2004 अपडेट किया जाए उसमें, और सीड पॉलिसी ऑफ 2000 को इसको अपडेट किया जाए। तो जो भी सीड सेक्टर में डेवलपमेंट है उसको देखना जरूरी है। उसके बाद जो बहुत सारे चैलेंजेस है सीड इंडस्ट्रीज में उसको एड्रेस करना जरूरी है। जो सीड बिल्स हैं 2004 का वो कभी पास नहीं हुआ है, फार्मर ने उन्होंने अपोज भी किया, तो जो भी उनके कंसिडरेशन कंसर्न है उसको देखना जरूरी है। उसके बाद जो कोलैबोरेशन है पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर्स का, उसको सीड क्वालिटी मेंटेन करने के लिए जरूरी है। तो देखो एक चीज़ तो बात जो सीड के कंटेक्स्ट में, बीज के कंटेक्स्ट में इन्होंने बोली कि एक तो जो है पहला जो चीज़ कहा है कि पब्लिक मतलब सरकार जो सरकारी कंपनी है और प्राइवेट के बीच में कोलैबोरेशन की बात की है सीड के प्रोडक्शन के प्रोसेस में। दूसरा कि जो फार्मर्स हैं उनकी एक्सेसिबिलिटी, ऐसा नहीं कि सीड आप ले लिए फिर फार्मर उसको यूज ही नहीं कर सकते, तो दैट ऑल्सो हैज टू बी सीन। नेक्स्ट जो इसमें दिया हुआ है कि जो वीकनेसेस हैं कंट्री के सीड क्वालिटी एश्योरेंस सिस्टम की अगर बात करें उसको देखना, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स को मेंटेन करना। अगर आप इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स मेंटेन नहीं करोगे दैट इज ऑल्सो अ कंसर्न। इंटरनेशनल स्टैंडर्ड सीड्स के मेंटेन करके रखना है। सीड एक्ट ऑलरेडी एक आपका सीड एक्ट ऑफ 1966 ये है, सीड रूल 1968 आपका है, इसको रिवाइज करना जरूरी, इतने पुराने हैं तो इनको रिवाइज करना जरूरी है ना। तो यहाँ पे दूसरा फार्मर सीड क्या होता है ये जरूरी है आपको, कि किसी चीज़ को अगर हम डिफाइन करते हैं तो यहाँ पे ये टर्म डिसाइड करना है कि ये जो है ये फार्मर का सीड है, और दूसरा आप ये डिसाइड करोगे यार ये कमर्शियल सीड है। कमर्शियल सीड का फिर उपयोग जो बेचने और खरीदने में यूज़ हो सकता है। फार्मर सीड है तो फार्मर खुद अपने सीड प्रोड्यूस करके यूज़, तो ये डिफाइन करना जरूरी है कि बेसिकली फार्मर सीड कमर्शियल सीड क्या है। फार्मर सीड का प्रपोर्शन रिड्यूस हो रहा है, कमर्शियल सीड का प्रपोर्शन बढ़ रहा है, दैट इज ऑल्सो कंसर्न, वो भी एक देखना जरूरी है। ठीक है, ये जरूरी है। अब आपको मैं फिर कहता हूँ कि आप अगर सेशन देखते हो और इस फॉर्मेट में आपको ठीक लगता है थोड़ा सेशन लाइक शेयर करो जिससे मोटिवेशन बना रहे। ठीक है, तो फिर मैं भी ऐसे ही सेशन लूँ तैयार व्यार होके कंगी उंगी करके आप लोग के लिए। ठीक है, तो वो सारी चीज़ें। अब देखो सीड बिल 2004 की बात करें तो इसमें क्या क्या चीज़ें हैं, थोड़ा सा हो सकता है आपसे पूछ ले, तो ये क्वालिटी जो सीड की है उसको रेगुलेट करना। ठीक है, जो भी सीड बेचे जाते हैं उनकी क्वालिटी को रेगुलेट करना। सीड एक्ट प्रीवियस उसको ये रिप्लेस करेगा जो 1966 का है। सारी जो वैरायटी है सीड्स की फॉर सेल है उनको प्रॉपर रजिस्टर करना जरूरी है। सीड्स आर रिक्वायर्ड टू मीट सर्टेन, कुछ मिनिमम स्टैंडर्ड्स मीट करना जरूरी है। इसी से आपको आइडिया लग जाएगा। पहला जो पुराना एक्ट है उसको ये रिप्लेस करेगा, अब 2000 मतलब 20 साल पहले की बात है ये। अब इसमें ट्रांसजेनिक जो वैरायटी है सीड्स की, ट्रांसजेनिक का मतलब आपने जेनेटिक लेवल पे सीड में कुछ बदलाव किया फिर सीड को प्रोड्यूस किया, मतलब आपने जेनेटिक लेवल पे कुछ आपने चेंजेस करके सीड बनाया, तो ट्रांसजेनिक है, मतलब फॉरेन जीनो का रहता है वो इंक्लूड करता है। तो ये जो ट्रांसजेनिक वैरायटी है सीड की उसको भी रजिस्टर करना है ना। तो लेकिन आफ्टर जो भी जिसने प्रोड्यूस किया है उसे प्रॉपर क्लियरेंस दिया है, मिला है एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986। अगर यहाँ पे एक प्रश्न देखोगे, एक बढ़िया प्रश्न बनता है, वो क्या है कि अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि अगर आप मतलब किस एक्ट के तहत जो ट्रांसजेनिक वैरायटी है सीड की रजिस्टर या अप्रूवल होता है, किस एक्ट को, कौन एक्ट इसको देखता है, तो एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। फिर उसके बाद सीड की प्रॉपर लेबलिंग करना जो सीड कंटेनर में है जिसमें सब कुछ इन्फॉर्मेशन सीड की होना। बिल एग्जेम्प्ट करता है फार्मर्स को कि कोई भी ऐसा उनको कंपलसरी रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं, जो फार्मर्स है उन्हें अलाउ किया गया है सोविंग करना या फिर एक्सचेंज या सेल करना अपने फार्म सीड्स को, उसके बाद प्लांटिंग मटेरियल को, विदाउट हैविंग टू कंफर्म टू द प्रिस्क्राइब्ड मिनिमम लिमिट्स ऑफ जर्मिनेशन। क्योंकि देखो क्या होता है कि जो सीड है ना, अब सीड को अगर आप रजिस्टर कर रहे हो तो फार्मर्स के लिए कई छूट दी गई है कि जर्मिनेशन लिमिट का मतलब होता है कि जो सीड है अगर उसको कंडीशंस मिलेगी तो वो जर्मिनेशन मतलब वो उगेगा, उसकी जो कैपेसिटी वो जर्मिनेशन एस्पेक्ट है, उसकी प्योरिटी जेनेटिक और फिजिकल प्योरिटी। अब ये एग्रीकल्चर ऑप्शनल तक ये एग्रीकल्चर ऑप्शनल है, मुझे नहीं लगता इसको ना इसको समझने में आपको कोई दिक्कत हो रही होगी। तो यहाँ पे जो सीड है सीड की एक तो फिजिकल में थोड़ा सा आ जाता है बीच में
तो इसमें जेनेटिक प्योरिटी का मतलब जेनेटिक लेवल की बात हो रही है। फिजिकल प्योरिटी का मतलब जैसे जेनेटिक लेवल पे प्योरिटी कि भाई जो भी सीड है उसी से रिलेटेड जीन्स हो, बाहरी जीन्स ना हो। फिजिकल प्योरिटी का मतलब है जो सीड है, सीड में कुछ बाहरी दूसरे सीड या कुछ और चीज़ें जो है सीड में ऐड ऑन ना हो, क्योंकि अगर आपने उसी को खेत में डाल दिया तो दूसरी अगर चीज़ें हैं तो वो भी उगना शुरू हो जाएंगी, तो सीड की फिजिकल प्योरिटी भी अफेक्ट होगी। तो इसमें सर्टेन लेवल ऑफ फिजिकल प्योरिटी, जेनेटिक प्योरिटी मेंटेन करना, इसमें कुछ एग्जेम्पशंस जो है वो दी जाती हैं। ठीक है, एग्जेम्पशंस जो है वो दी जाती है, लेकिन इसमें ये भी कहा गया है फार्मर्स को दी जाती है। फार्मर्स अपनी सीड को किसी ब्रांड नेम के नाम पे सेल नहीं कर सकते हैं, ये चीज़ आपकी जरूर है। अगर जो रजिस्टर्ड वैरायटी है सीड्स की अगर सर्टन एक्सपेक्टेड स्टैंडर्ड्स मीट नहीं करता है तो यहाँ पे जो फार्मर्स हैं वो अपना कंपनसेशन क्लेम कर सकते हैं। मतलब प्रोड्यूसर से ख़रीदा, उसके बाद जो है उस स्टैंडर्ड्स मीट नहीं हुए तो वो उस कंडीशन में कंपनसेशन जो है वो मीट कर सकते हैं, कंपनसेशन डिमांड कर सकते हैं। जैसे आपने कई चीज़ें होती हैं ना, आपने कुछ खरीदा, उसमें बोला ये होता है वो होता है, और आपने खरीदा किया तो उसमें वो चीज़ें थी ही नहीं, तो वहाँ पे फार्मर के केस में भी सीड के कंटेक्स्ट में कंपनसेशन जो है वो क्लेम हो सकता है इस एक्ट में। बिल के अकॉर्डिंग ये भी है कि कंपनसेशन कमेटी भी है जो मैटर को डिसाइड करेगी, पेनल्टी भी इम्पोज करना, ठीक है, वो भी है। अगर मिस ब्रांडिंग और ये सब की है तो उसमें 25,000 से 1 लाख रुपए ऐसा पेनल्टी भी जो है मिस इन्फॉर्मेशन और इस टाइप का अगर है तो 1 साल से या फाइन अप टू 1 ईयर, ठीक है, तो 1 साल की सज़ा भी हो सकती है या 5 साल की जो है आपका फाइन भी लग सकता है, ठीक है। तो ये जरूरी है। हमें सीड बिल की ज़रूरत क्यों है, ये एक और कंसेप्ट आ जाता है, क्योंकि देखो सीड इंडस्ट्री का अच्छा टॉपिक बिल्कुल प्रश्न आपका बन सकता है। एक तो सीड इंडस्ट्री को रेगुलेशन के लिए हमें सीड बिल चाहिए, ठीक है, क्वालिटी मेंटेन है इसलिए सीड बिल चाहिए, फार्मर के राइट को प्रोटेक्ट करना इसलिए सीड बिल चाहिए, सस्टेनेबिलिटी हो जिसमें आप ऐसे एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस करो जो कि एनवायरनमेंट फ्रेंडली हो और बहुत ज़्यादा ऐसा आप जेनेटिकली मॉडिफाई ना कर लो। इकोनॉमिक इम्पैक्ट की बात करें तो यहाँ पे जो सीड प्रोडक्शन है, डिस्ट्रीब्यूशन है, उसका आर्थिक जो इम्पैक्ट है कितना है, कैसा, उसको प्रॉपर रेगुलेट करना, मार्केट में ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए चीज़ों को खरीदने बेचने में, और जो ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस हैं उनको भी प्रोटेक्ट करना ज़रूरी है। तो ये बहुत है, मिस इन्फॉर्मेशन के बेसिस पे ऐसा ना हो कि कुछ भी चीज़ की जा रही है, तो अवॉइड करना बहुत मैटर करता है। तो पूरा कंटेंट आप देखोगे तो इसमें एक पेज में आपको रिवाइज हो जाएगा, सारा का सारा जो कंटेंट है इसमें होगा। तो ये जो प्रहार बैच के आप हिस्सा हो तो आपको ये चीज़ें अवेलेबल होंगी, फ्री पीडीएफ में ये अवेलेबल नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, जीएसटी की बात करें तो यहाँ पे एक टॉपिक आता है टैक्स टेररिज्म, ठीक है। तो यहाँ पे देख जनरली आप पहली बार ये शब्द सुनोगे कि टैक्स टेररिज्म क्या है, तो आप हो सकता है कि आप जो है उसको टेररिज्म से जोड़ के देखना शुरू कर दो। तो आपको ध्यान में रखना है कि जब आप टैक्स टेररिज्म का मतलब होता है कि टैक्स टेररिज्म का मतलब ये होता है कि जैसे आपका जो टैक्स से रिलेटेड लॉ है या टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन है वो इतना है कि दिमाग में लोगों को पैनिक क्रिएट करना, डर पैदा करना, है ना, तुम नहीं पे करोगे तो ये हो जाएगा, या ज़्यादा, है ना, तो एक डर पैदा करना। तो ये जो अप्रोच है इसको हम टैक्स टेररिज्म जो है वो बोलते हैं। माइंड के अंदर एक है ना, तो एग्रेसिव और ऑफन अनलॉफुल टैक्टिक्स यूज बाय टैक्स अथॉरिटी, जिससे कि टैक्स पेयर को कि अगर तुमने कंप्लाई नहीं किया तो उसको एक डर पैदा जो है वो करते हैं। अब इसमें जैसे एक्सेसिव ऑडिट किया जाता है, लीगल थ्रेट दिया जाता है, इससे क्या होगा कि जो वर्नेबल पॉपुलेशन जिसको फाइनेंशियल अवेयरनेस इतना नहीं है, फाइनेंशियल लिटरेसी नहीं, तो वो काफ़ी अफेक्ट होंगे। कंसर्न भी रेज होता है कि जो टैक्स सिस्टम है उसकी इंटीग्रिटीज़ पे क्वेश्चंस जो हैं वो आपका रेज होता है, ठीक है। ये चीज़ कई देशों पे वेरी भी कर सकता है। तो ये आप देख लो, ये डायग्राम के माध्यम से आप तुरंत रिवाइज कर सकते हो। ये पूरे यूट्यूब में सर्च कर लेना, कोई नहीं करता इस टाइप से जब हिंदू सेशन, वो सब आज के टॉपिक्स हैं। नेक्स्ट देखते हैं, ईरान टू एनरिच यूरेनियम विथ एडवांस्ड सेंट्रीफ्यूजेस सेस। आपको मैं होमवर्क देता हूँ, सेंट्रीफ्यूगल टेक्नोलॉजी एक बार थोड़ा रीड करना, पहले डिस्कस किया बट ध्यान रखना, ठीक है। एनरिचमेंट, यूरेनियम एनरिचमेंट पे यूपीएससी ने पहले प्रश्न बना रखा है। यूरेनियम एनरिचमेंट ओवरव्यू की बात करें देखो, जो यूरेनियम है, यूरेनियम जैसे अगर आप न्यूक्लियर रिएक्शंस पढ़ोगे तो उसमें जो न्यूक्लियर रिएक्शन में जो एक रॉ मटेरियल यूज़ होता है उसमें एक यूरेनियम भी हो सकता है। उसका अगर आप एनरिचमेंट करते हो, एनरिचमेंट अगर आप करते हो लाइक 90% का अबाव कर सकते हो तो उससे न्यूक्लियर वेपन भी बन सकता है। सिविलियन पर्पस में भी जो न्यूक्लियर मतलब न्यूक्लियर जो फ्यूल है, यूरेनियम जैसे फ्यूल है, आप इस्तेमाल कर सकते हो, उसका एनरिचमेंट कंपेरेटिवली कम होता है और उसको सिविलियन पर्पस के लिए आप यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यूरेनियम एनरिचमेंट, ये प्रोसेस ऑफ इंक्रीजिंग यूरेनियम 235% इन यूरेनियम और नेचुरल यूरेनियम की बात करें तो उसमें 0.7% यूरेनियम होता है 235, ठीक है। और एनरिच यूरेनियम प्रोड्यूस कर रहे हो तो उसमें
जरूरत है, अगर आप वेपन बना रहे हो तो उसमें 90% के अबव की जरूरत पड़ती है, यूपीएससी ने पूछ रखा है। कई मेथड्स यूज होते हैं, आपको याद रखना है कि गैस डिफ्यूजन एक मेथड होता है और गैस सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड होता है। अगर आपसे पूछा जाए कि गैस डिफ्यूजन और गैस सेंट्रीफ्यूगेशन जो अभी न्यूज़ में थे, ये किस के लिए किया जाता है, यूज़ होता है, तो मतलब जो न्यूक्लियर फ्यूल एनरिचमेंट या यूरेनियम एनरिचमेंट के लिए यूज़ होता है। अब ये जो एनरिच यूरेनियम है, इसका रेगुलेशन बहुत मैटर करता है, ठीक है। जैसे इंटरनेशनल जो आपकी एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, इसका एक महत्वपूर्ण रोल होता है। तो आप ये समझो कि इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी जो एजेंसी है उसके द्वारा रेगुलेट होता है। और ये भी आपको ध्यान में रखना है कि है ना, तो यहाँ पे ये भी आपको ध्यान में रखना, क्यों, क्योंकि अगर रेगुलेशन नहीं किया तो कोई भी उसी यूरेनियम को एनरिच करके अगर उसके पास टेक्नोलॉजी है तो वो न्यूक्लियर वेपन बना देगा, और न्यूक्लियर वेपन बना के आपको पता है कितना डिस्ट्रक्शन जो है कॉज हो सकता है। तो इस चीज़ पर नज़र बनाई रखी जाती है, जैसे ईरान के कंटेक्स्ट में आप देख सकते हो। फिर ये ड्यूअल यूज़ टेक्नोलॉजी है, मतलब जो एनरिचमेंट टेक्नोलॉजी है उसको जब हम ड्यूअल यूज़ टेक्नोलॉजी शब्द यूज़ करते हैं, इसका मतलब है कि उस टेक्नोलॉजी का आप सिविलियन पर्पज़ में भी यूज़ कर सकते हो, मिलिट्री पर्पज़ में भी यूज़ कर सकते हो। तो इसे हम ड्यूअल यूज़ टेक्नोलॉजी शब्द उसके लिए इस्तेमाल करते हैं। फिर उसके बाद देखा जाए है ना, तो ये है, तो यहाँ पे आप देखोगे यूरेनियम 234 इज नॉट फिसाइल, देयरफॉर इट कैन नॉट बी स्पॉन्टेनियसली अंडरगो न्यूक्लियर चेन रिएक्शन। यहाँ पे देखा जाए तो ज़्यादातर अगर आपसे पूछा जाए कि न्यूक्लियर रिएक्टर में कौन सा मटेरियल यूज़ होता है, वो यूरेनियम 235 यूज़ होता है, 234 नहीं होता। 238 मेक अप ओवर 99% ऑफ 3 नेचुरली ऑकरिंग आइसोटोप ऑफ यूरेनियम ऑन अर्थ। तो यहाँ पे ये है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आपसे पूछा जाए कि जो न्यूक्लियर रिएक्टर्स होते हैं तो उसमें जो फ्यूल का इस्तेमाल होता है उसमें सबसे ज़्यादा कौन सा, वो यूरेनियम 235 का इस्तेमाल होता है, ठीक है। ये ध्यान में रखना। अब ये थोड़ा सा आप देख लो डायग्राम के माध्यम से, फटाफट आप रिवाइज कर सकते हो। सो व्हाट इज यूरेनियम एनरिचमेंट, तो मैंने अभी आपको बताया कि यहाँ पे यूरेनियम एनरिचमेंट के माध्यम से क्या करते हो, जो प्रपोर्शन है यूरेनियम 235 का उसको आप बढ़ाते हो, लाइक फ्रॉम 0.72% से लेके 94% तक। तो अगर आपसे पूछा जाए कि जब हम एनरिचमेंट प्रोसेस करते हैं तो कौन सा जो आइसोटोप के प्रपोर्शन को बढ़ाते हैं यूरेनियम के, तो दैट इज U235, ठीक है। ये फैक्ट आपको याद रखना है। दूसरा, यूरेनियम इसको लोग एनरिच कंसीडर होता है जब जो प्रपोर्शन है यूरेनियम 235 की बात करें, दैट इज 20% बिलो, ये तब हम इसको लो कहते हैं। अब यहाँ पे जनरली जो लो एनरिच यूरेनियम का इस्तेमाल होता है बिलो 5% के आसपास एज अ फ्यूल के रूप में इस्तेमाल होता है, जैसे जिसे हम रिएक्टर ग्रेड यूरेनियम भी बोलते हैं। ये सब बहुत ही टेक्निकल चीज़ें हैं और ये यूपीएससी इन्हीं चीज़ों में पूछती है, और यहीं से एक टीचर का रोल स्टार्ट हो जाता है। ऐसा नहीं कि वो कागज़ में जो लिखा है उसे वो नीला नीला करके लिखना शुरू कर दो। और मैं आपको गारंटी देता हूँ, ठीक है, आप पूरे यूट्यूब में सर्च कर लेना, ये टॉपिक तो कोई टच भी नहीं किया होगा आज, और ऐसे कवर भी नहीं हुआ होगा। चाहे तो आप देख लेना जाके, जिस भी चैनल को आप फॉलो करते हो आप एक बार कंटेंट जाके देख लेना। देखो, माइंड ऐसा नहीं होना चाहिए। कई लोग क्या होता है, तो वो थंबनेल होगा उसमें बोला इंडियन एक्सप्रेस भी है और 50 न्यूज़पेपर लिखा हुआ है और उस पर बोला कि ऐसे में आप एक चीज़ भी ढंग से नहीं कर पाते हो। हमेशा याद रखना, एक सोर्स को फॉलो करना है। अब उसको अगर आप करोगे, तो अगर आप उसको करोगे तो उसमें सारी चीज़ें आपकी कवर हो जाएगी। कोई चीज़ आज पेपर में आई है, ठीक है, तो मान लो एक चीज़ आपको आज नहीं दिख रही, कल आ जाएगी, सिंपल सी बात है, ठीक। और 50 न्यूज़पेपर नहीं हो पाएंगे, ये आप ध्यान में रखना। और जो भी इंपॉर्टेंट है, जो भी यूपीएससी के कंटेक्स्ट में है, वो हम डिस्कस ही करते हैं, इसलिए कोई क्वेश्चन बाहर नहीं जाता है। तो यहाँ पे एक प्रश्न आपसे बन जाता है, रिएक्टर ग्रेड यूरेनियम क्या है, ये प्रश्न बन जाता है, रिएक्टर ग्रेड यूरेनियम क्या है। तो ऐसा यूरेनियम जिसका एनरिचमेंट या जो प्रपोर्शन ऑफ आइसोटोप U235 दैट इज बिलो 5%, और उसे न्यूक्लियर फ्यूल के रूप में यूज होता है, मेनली पावर प्रोडक्शन के लिए, इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन के लिए। तो उसे हम बेसिकली रिएक्टर ग्रेड यूरेनियम बोलते हैं। इट इज कॉल्ड एज रिएक्टर ग्रेड यूरेनियम, ठीक है, ये टर्म यूज है। अगर मान लो बियॉन्ड 20% होता है, इट इज बियॉन्ड 20%, ठीक है। अच्छा, मैंने यहाँ पे देख लो, दैट इज बिलो 20%, ठीक है। यहाँ मैंने शायद 5% शब्द यूज़ किया है। तो यहाँ पे प्रपोर्शन लाइक यूरेनियम इज कंसीडर्ड लो एनरिच्ड। यहाँ पे एक पॉइंट आप याद रखना कि लो एनरिच्ड तब कंसीडर होता है इफ इट इज बिलो 20%। ज़्यादातर कमर्शियल जो रिएक्टर्स हैं उसमें 5% का यूज़ होता है एज अ फ्यूल, ठीक है। अगर बिलो 5% एज अ फ्यूल के रूप में होता है, जिसे हम रिएक्टर ग्रेड यूरेनियम बोलते हैं। तो यहाँ पे दो शब्द आपको मेंशन है, एक आपको बोला है रिएक्टर ग्रेड यूरेनियम है जिसमें 5% है, और अगर दूसरी चीज़ आपसे पूछा है कि लो एनरिच्ड यूरेनियम, तो दोनों में बेसिक अंतर क्या है कि लो एनरिच्ड यूरेनियम लेस देन 20% का एनरिचमेंट होता है, जो प्रपोर्शन है यूरेनियम 235 का, और जो रिएक्टर ग्रेड यूरेनियम की बात करें उसमें दैट इज अराउंड 5% होता है। फिर अगर सपोज कि अगर यूरेनियम का एनरिचमेंट बियॉन्ड 20% है तो हाईली एनरिच्ड कंसीडर होता है। यूरेनियम विद सच हाई आइसोटोप
सब में जो है इस्तेमाल जो है होता है, याद रखना है, ठीक है। तो सबमरीन से आप देखोगे ना, आज के टाइम पे बोलते हैं न्यूक्लियर फ्यूल सबमरीन। तो न्यूक्लियर फ्यूल, जैसे सबमरीन जो पनडुब्बी होती है वो नीचे जाएगी, पानी के अंदर जाएगी, समुद्र में जाएगी, अब उसको फ्यूल की ज़रूरत होगी, न्यूक्लियर फ्यूल की ज़रूरत होगी। मतलब उसको एनर्जी की जरूरत तो कहाँ से होगा, जैसे कहीं डीजल सबमरीन होती है तो डीजल से वो हो रहा है। और बट उसके कई सारी मतलब एक समय है कई में आपको ऊपर आना पड़ता है, ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। फिर कंबशन प्रोसेस में, प्रोपल्शन प्रोसेस जो होता है उसका कंबशन जो होता है, जो आग लगती है और फिर मतलब ऑक्सीजन के माध्यम से कंबाइन होकर फिर आग होती है, लगती है, फिर एग्जॉस्ट के माध्यम से जो एनर्जी जनरेट होती है। तो अब इसमें बार बार उस पनडुब्बी को ऊपर आना पड़ता है, उस समय वो डिटेक्ट हो सकता है। तो न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी में क्या है, न्यूक्लियर फ्यूल का अगर आप यूज़ करोगे तो उसमें आप एक बार नीचे जाओ तो उसमें काफ़ी समय तक प्रोडक्शन होता रहेगा, तो जो है आप यूज़ कर सकते हो। अब इसमें एक चीज़ और मैं बताता हूँ, इसमें एक नुकसान ये होता है कि जो न्यूक्लियर फ्यूल जो आपकी सबमरीन है, ठीक है, इसमें इंटरेस्टिंग चीज़ ध्यान रखना कि जो सबमरीन आपकी है, उस सबमरीन में अगर आप न्यूक्लियर रिएक्टर का यूज़ करते हो तो उसमें वो साउंड करती है, ये इसका डिसएडवांटेज। अगर साउंड करेगी तो उसको डिटेक्ट हो जाएगी, तो सबमरीन का क्या मतलब है। इसलिए बेस्ट बोला जाता है कि लिथियम बेस्ड जो बैटरीज बेस्ड सबमरीन है उसका किया जाए, उस पर काम जो है वो आपका हो रहा है। तो यहाँ पर मैंने आपको कई चीज़ें बता दी, आई होप आपको ये क्लैरिटी होगी, ठीक है। तो ये है, डिफरेंट मेथड्स यूज़ होते हैं इस प्रोसेस में जो अभी मैंने बताया था, जिसमें जैसे एक येलो केक गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है जिसे हम यूरेनियम हेक्साफ्लोराइड बोलते हैं। फिर ये जो गैस है जिसे हम गैस डिफ्यूजन प्रोसेस भी बोलते हैं। तो गैस जो है फिर उसको सिलेंडर में पंप आउट किया जाता है, स्पिनिंग सिलेंडर जिसे सेंट्रीफ्यूज बोलते हैं, जहाँ पे जो हैवियर आइसोटोप जैसे यूरेनियम 235 238 है वो सिलेंडर के वॉल की तरफ जाता है, और लाइटर 235 स्टे रहता है एट द सेंटर ऑफ द सिलेंडर। इससे जो फिल्टर आउट हो जाता है। कुल मिला के आप सेंट्रीफ्यूज अगर आपको समझना इस उसको, आपने कभी वो देखा है कि जो आपने देखोगे गांव देहात इलाकों में, शहरों में भी वो जो होता है ना लाल लाल जो साइकिल में लेकर जाते हैं, लाल लाल जो चीनी का बना के रखते हैं उसको खाते हैं। कभी उसको बनने के प्रोसेस में देखना, एक चीनी का जो एक वो धार टाइप डाली जाती है और तेज तेज घूमता है, और वो फिर उससे वो आपका जो पिंक पिंक कलर का पिंक कलर का जो है वो बनते हैं, फिर बच्चे खाते हैं, आप भी खाते होगे, ठीक है, आई होप यू। तो उसमें सेंट्रीफ्यूगल प्रोसेस है, सेंट्रीफ्यूगल। पता है नहीं ये टेक्नोलॉजी में क्या ही दिक्कत है यार, इतना इन चीज़ें लगा के भी, ठीक है। तो जो सेंट्रीफ्यूगल प्रोसेस है, ठीक है, तो सेंट्रीफ्यूगल प्रोसेस में ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है कि जो ये सेंट्रीफ्यूगल प्रोसेस है, ये इसके माध्यम से 238 यूरेनियम 238 235 को सेपरेट आपका किया जाता है, ठीक है, ये ध्यान में रखना है। और फिर लास्ट में द एक्वायर्ड गैस देन गोज थ्रू द प्रोसेस रिकन्वर्जन, जो कि फिर टू टर्न यूरेनियम 235 इनटू फॉर्म ऑफ ब्लैक पाउडर, जिसे हम यूरेनियम डाइऑक्साइड बोलते हैं। तो ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग और इम्पॉर्टेंट भी है। तो इसमें आपको ये चीज़ ध्यान रखना है कि एक तो यूरेनियम हेक्साफ्लोराइड यूज़ हो रहा है, ठीक है, ये आप एक पॉइंट याद रखोगे। दूसरा आप याद रखो दैट इज़ सेंट्रीफ्यूगल प्रोसेस, ये है। तीसरा आप याद रखो दैट इज़ ब्लैक पाउडर जनरेट होता है, दैट इज़ यूरेनियम डाइऑक्साइड। ये तीन चीज़ें आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। इसके माध्यम से आप फटाफट रिवाइज कर लेना। फिर ये देखो, ये एक बोट है जिसको बोला जाता है काइको बे। ये एक ट्रेडिशनल बोट है जो सेंट्रल अमेरिकन और कैरेबियन रीजन में यूज़ होती है, और ये फिशिंग, ट्रांसपोर्टेशन इन सब के लिए यूज़ होती है, ठीक है, ये आपको याद रखना है। चलो यहाँ पे आज थोड़ा सा मैं बता देता हूँ कि जितने भी कोर्सेस आपके हैं उनमें सभी में 50% ऑफ है, ठीक है। तो ये ध्यान में रखना है, जितने भी कोर्सेस हैं सभी में 50% आपका ऑफ है। और ये कोर्स में देखो, ये जो प्रहार बैच है इसमें आपको करंट अफेयर्स के पूरे जो चीज़ें हैं मिलेंगी, इस पर मात्र 20% है, बाकी सब में 50% है। आकलन आज से आपको स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। ये प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज़ मंडे को है, जिसमें सेट 9 मैंने अपलोड कर दिया है। स्टडी मटेरियल भी मैंने मोर देन 1000 पेजेस का आपको मैं दे रहा हूँ इस प्रीलिम टेस्ट सीरीज़ में, ठीक है। तो इस पर भी प्राइस आपका अराउंड 999 के आसपास आफ्टर डिस्काउंट हो जाएगा। ये कोर्सेज के मैंने कंटेंट डाल दिया है, वीडियो लेक्चर डाल दूंगा। इथिक्स के भी 2-3 वीडियोस बचे हैं, बाकी सारा हो गया है, ठीक है। तो ये सारे जितने भी कोर्सेस हैं आप ज्वाइन कर सकते हो। एग्रीकल्चर ऑप्शनल भी है, अगर आप 26 की तैयारी कर रहे हो तो आप ज्वाइन कर सकते हो, इस पर भी 50% ऑफ है, ठीक है। तो ये सारे जितने भी कोर्सेस हैं सभी का आप हिस्सा बन सकते हो और ज्वाइन कर सकते हो। टेस्ट 9 जो आपका होना मंडे को, उसमें आप देख लो जो सेट 9 मैंने अपलोड किया है, स्टडी मटेरियल प्लस इकोनॉमी, पॉलिटी और हिस्ट्री, इनसे क्वेश्चंस होंगे। टेस्ट शेड्यूल मंडे 9:30 AM को रहेगा। इसके अलावा ज्वाइन करने के लिए आप saurabh.pandey.upsc.com पे जा सकते हो, या saurabh CSE ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। कोई क्वेरी है तो ये आप नंबर देख लो, इस नंबर से आप
इस नंबर पे आप मैसेज कर सकते हैं। ये जो अगर आप आकलन सीरीज में भी 50% ऑफ है, जिससे 1 ईयर वैलिडिटी में 200 प्लस आंसर्स आपके इवेलुएट होंगे, प्लस 5 1-to-1 सेशंस होंगे, 10 फुल लेंथ टेस्ट होंगे, 5 ऐसे होंगे। कॉपीज़ में ही इवेलुएट करूँगा, कोई और नहीं करेगा। फर्स्ट वीक जो आकलन सीरीज में है ये मैंने दे दिया है। पहले आपका जो टॉपिक, पहले वीक में आपके क्वेश्चंस होंगे बॉर्डर मैनेजमेंट और इंटरनल सिक्योरिटी से रिलेटेड, दूसरे वीक में इंटरनेशनल रिलेशन से रिलेटेड, इथिक्स एंड इंटीग्रिटी, और इथिक्स एंड इंटीग्रिटी 3 और 4 में रहेंगे, ठीक है। इनिशियली हम मेंस वाले ज़्यादा लेंगे, जो मेंस स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स हैं। इनके कोर्सेस ऑलरेडी अवेलेबल है इथिक्स इंटीग्रिटी का, आप चाहो तो देख लो। अगर आपने कहीं से पढ़ रखा तो डायरेक्ट आप अपने आंसर्स को लिख के इवेलुएट करा सकते हैं। सौरभ पांडे CSE ऐप है, उस पर भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। ये टेलीग्राम चैनल है जहाँ से आपको PDF अवेलेबल होगा। तो आज के लिए इतना ही। आई होप ये सेशन आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। अब इसमें देखो यही चीज़ होती है कि जो सामने आते हैं ना, जो सेशन का ड्यूरेशन है वो बढ़ जाता है। अगर जो पुराने फॉर्मेट में करता मैं, तो यही सेशन मोर 30 मिनट्स में हो जाता है। मुड़ना, स्लाइड ऊपर नीचे करना, ये सब चीज़ें होती हैं, मगर ठीक है, थोड़ा सा ऐसा भी होना चाहिए। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन को। चैनल को सब्सक्राइब करें, सेशन को लाइक करें। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू।